बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, अली मीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि जो एहतजाज अब होने जा रहा है उस हवाले से हिकमत अमली सामने आना शुरू हो गई है। हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश की जाएगी, उन्होंने मीटिंग्स वगैरह भी की हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकने के लिए आमादा नहीं है। कल के दिन में जो कुछ भी पूरे पंजाब में हुआ वो अपनी मिसाल आप है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इतनी तगड़ी कभी भी नहीं थी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिल गई पब्लिक की। और ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ी मार खाई है। अपने मौक़िफ़ के ऊपर बड़े लंबे अरसे तक वो डट कर खड़े रहे हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा डील को और पेशकश को ठुकराया है, तो वो अपने उसूलों पे खड़े हुए, इसलिए उनको इज़्ज़त मिल गई है। जब नवाज शरीफ साहब एक दौर में उसूलों पर खड़े होने की बात करते थे तो उन्हें भी इज़्ज़त मिलती थी, लेकिन मियाँ साहब ने हर दफ़ा डील कर ली, और हर मरतबा डील करने के बाद मियाँ साहब अब बदमज़ा होते हैं। वो ये कहते हैं लोग मेरे लिए क्यों नहीं निकलते। मियाँ साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि भेड़ बकरियों की तरह इमरान खान के पीछे ना चलें, लोगों को ये कह दिया। तो लोग तो बाशऊर है मियाँ साहब। भेड़ बकरियां पता कौन थीं? भेड़ें और बकरियां वो थीं जिनको आप हाँक कर ले आए थे कौमी असम्बली में थोड़े दिन पहले, जो लोग मुसव्वदा पढ़े बगैर आईनी तरमीम पे वोट डालने जा रहे थे। भेड़ें और बकरियां तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं है कि तरमीम क्या होने जा रही है, आईने पाकिस्तान में क्या तब्दीली हो रही है। बस उन्हें कह दिया गया, हाँक कर उन्हें पहुंचा दिया गया। बेचारे अपनी मर्जी से बाथरूम भी नहीं जा सकते। एक के घर में कोई बीमार है तो वो बीमार को देखने नहीं जा सकता। इतना सा भी ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं किया जा रहा था। ये होती है भेड़ और बकरी। और मामला ये है कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें तो पता ही कुछ नहीं था। तो मियाँ साहब, आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको सारी भेड़ें और बकरियां मिले, तो पाकिस्तान की आवाम में अब आपको नहीं मिलेगा। और खुद भी आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आपको हाँक कर वापस असेंबली की जानिब लाया जाता है, क्योंकि अब आपका एक वोट भी बहुत कीमती हो गया है। अगर आपका एक वोट भी बाहर चला जाता है, मियाँ साहब को यह कहा गया, मियाँ साहब अगर आप बाहर चले गए और आपका एक वोट ना पड़ा तो पीएमएलएन के अंदर बददिली फैल जाएगी, और पीएमएलएन ये कहेगी कि ये कैसी तरमीम है जिस पे नवाज शरीफ वोट नहीं डालना चाहता, तो हम फिर ऐसी तरमीम पे वोट क्यों डालें। तो वोट मजीद कम हो सकते हैं, बददिली फैलेगी, लिहाजा आप यहां पे रुकें, पहले ही वोट पूरे नहीं हो रहे। बहरहाल मियाँ साहब रुक तो गए। अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा था कि उनका जो पैगाम है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैंने तारीख में काजी फायद ईसा जैसा मुतनाज़े और बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं देखा। एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ 3 का हिस्सा है। काजी ने अपनी ज़ाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आईने पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। काजी ने लंदन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है और भरपूर कोशिश की है कि लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर क्रश यानी तबाह हो जाए। नवाज शरीफ ने तमाम केसेस उनके माफ़ हों और मैं जेल में ही रहूं। लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने तहरीक इंसाफ को क्रश होने दिया और बिल्कुल इसी तरह खामोश रहा जैसे मगरबी ताकतें इसराइल को, अहले फ़लस्तीन को क्रश करने की खुली छूट देकर खुद खामोश हो जाती हैं। अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए पहले सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल किया गया और फिर काजी फायद ईसा ने अपना किरदार अदा किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इन दोनों की मिली भगत से पर्दा उठाया और सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का हर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ है। काजी और सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि तहरीक इंसाफ को मैदान में रहने का मौका ही ना मिल सके। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तहरीक इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। किसी भी सियासी जमात से अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो इस जमात को कलअदम ही तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि इसके वोटर्स को अपना वोट कास्ट करने के लिए बैलेट पेपर पर निशान ही नहीं मिलता। कमिश्नर के इल्जामात के मुताबिक पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी बदनीयती जाहिर करते हुए हमसे इंतखाबी निशान छीना, और फिर काजी ने 12 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आखिरी कील ठोंका। जब तक उनको यकीन नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के मौका पर उन्हें यह गुमान था कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर अपना इंतखाबी निशान ना होने की वजह से जमात मैदान में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन अवाम ने इनकी तमाम तर मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया और 8 फरवरी को एक इनकलाब आ गया। इस वक्त काजी 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकम्मल डिटाई के साथ कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुल्तान राजा की मर्जी से लगाने का फैसला देता है, कभी सारे कवायद और ज़वाबित को रद्द करके गैर कानूनी बेंच तश्कील देते हुए हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। लेकिन हम उसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि ये अवाम को गुलाम बनाने की साजिश है। अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई गई तो इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान दुनिया में मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका था, जो कि सरासर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था। हमारे दौर में पाकिस्तान में 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शिरकत की। इस नौयत की कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में 17 साल के बाद मुनक्किद हुई। इन कॉन्फ्रेंसेस में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की।
اگر سعودی ولی عہد عزت مآب جناب محمد بن سلمان کہ ہماری حکومت کے ساتھ تعلقات بہترین نہ ہوتے تو ان کانفرنسز کا انعقاد ناممکن تھا. یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا جنرل باجوہ نے پھیلایا تھا. عمران خان صاحب نے کہا یہ ڈو اور ڈائی نکلو پاکستان کے لیے, اور سارے پاکستانیوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اب سروائیول کا معاملہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اب ہم پوری تیاری کے ساتھ خیبر پختونخوا سے آئیں گے, اور وفاقی حکومت اور اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم تصادم کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن حکومت ہمارا رستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ صوبے کے چاروں ریجن سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور دیگر پارٹی قائدین نے الگ الگ ان سے ملاقاتیں کی, اور 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے انتظامات پر تیاریوں پر تفصیلی طور پہ مشاورت کی گئی, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی کو عملی شکل دی گئی. اب ایک طرف تو علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی پہلے ہماری کچھ منصوبہ بندی ناقص تھی, اس لیے ہمیں رستے میں سے واپسی کا فیصلہ لینا پڑا. کارکنان اور رہنماؤں کے پاس معیاری ماسک نہیں تھے, حفاظتی آلات نہیں تھے, لیکن اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستوں سمیت جو قافلے ہیں وہ پہلے پہنچیں گے, اور جو مین قافلہ ہے وہ اس کے پیچھے آئے گا. پچھلی مرتبہ مشینری ہماری پیچھے رہ گئی تھی, ہم آگے نکل گئے تھے اور مشینری کو آگے لانا مشکل ہو رہا تھا, لگاتار شیلنگ تھی, تو ہم یعنی ایک تنظیم کا فقدان تھا تھوڑا سا, لیکن لوگوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کراس کیا تھا اس سارے ایریا کو اور رکاوٹوں کو. تو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی اس دفعہ ہم پراپر تیاری کے ساتھ آئیں گے, پہلے آگے مشینری کو اور قافلوں کو بھیجیں گے, ان لوگوں کو جن کو یہ سارے رستے کھولنے آتے ہیں نوجوانوں کو, اور اس کے بعد پیچھے جو مین قافلہ ہے وہ جائے گا, اس کی قیادت علی امین گنڈا پور صاحب خود کریں گے. یہ ہے جناب صورتحال. اس میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے عوام سے پرامن احتجاج کے لیے اپیل کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ ہے کہ جی وہ پرامن احتجاج کرتی ہے, لہٰذا پرامن طریقے سے احتجاج کریں, لیکن پولیس جب مارتی ہے, تشدد کرتی ہے, ظلم کرتی ہے, تو پھر لوگ مقابلہ کرتے ہیں, تو حکومت کو تشدد سے تو گریز کرنا چاہیے, یہ تو اصول ہے. لیکن دوسری جانب حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایک اور چیز بڑی زبردست ہے, حکومت جو بھی کرتی ہے نا ان کو الٹا ہی پڑ جاتا ہے, یہ جو گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں, ہم پاکستانی ان کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں, وہ بڑا نالج ہے ان کے پاس. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جب لایا گیا تو اس بات کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید انہیں اس وقت ڈائیورژن کے لیے لایا جا رہا ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہو, بجائے اس کے کہ لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف, آئینی ترمیم اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. توجہ ڈائیورٹ ہونی چاہیے, کوئی اور ایشوز ہوں جن کے اوپر بات چیت کی جائے. تو اس لیے کیونکہ پاکستان میں نہیں دنیا میں بہت مقبول ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, اور پاکستان میں ایک بڑا مذہبی رجحان بھی ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان لایا گیا. دعوت کے اوپر تشریف لائے ہیں وہ, اور انہی دنوں میں آئے ہیں جب وہ آئینی ترمیم وغیرہ ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے اور ان کا جو انٹرویو ہوا اس میں علینا شکری صاحبہ نے غالباً سوال کیا نجی ٹی وی سے, اور انہوں نے یہ سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ احتجاج کے حوالے سے. تو انہوں نے جو احتجاج پہ اسٹیٹمنٹ دے دیا, یہ حکومت کو اور مصیبت پڑ گئی. حکومت کو لگتا تھا کہ اسٹیٹمنٹ اسی طرح کے ہوں گے جیسے نارملی یہ لوگ آتے ہیں, ان سے وہ دلوا دیتے ہیں, تعریفیں کروا دیتے ہیں. تو ملاقاتوں کی فوٹوز بھی آ گئیں, ان کے ٹویٹر سے ٹویٹ بھی کروا دیا, اسحاق ڈار سے مل لیے, شہباز شریف سے مل لیے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب وی پی این لگا رہے ہیں پاکستان میں, تو نہیں, میرے خیال میں ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگا, وہ ان کی ٹیم ہینڈل کرتی ہوگی اور وہ پاکستان سے باہر ہوں گے, لہذا وہ بڑے آرام سے وہاں ٹویٹ کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا ٹویٹ پاکستان میں شیئر ہو رہا ہے. تو انہیں اگر پتا ہوتا کہ پاکستان میں وی پی این لگا کے چلتا ہے ٹویٹر, تو پھر اگر وہ یہاں لے آتے اور خود استعمال کرتے تو ان کو وی پی این لگا کے پاکستان سے ٹویٹ کرنے پڑتے, جیسے کہ وزیر اعظم کرتے ہیں, وفاقی وزراء کرتے ہیں, باقی سارے لوگ کرتے ہیں, تو وہ وی پی این لگا کے اس کو استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جب احتجاج کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو لوگوں کا حق ہے اور پرامن احتجاج ہونا چاہیے, احتجاج اچھی چیز ہے, بری چیز تو نہیں ہے. یعنی یہ سوال جب آیا تو یہ حکومت تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی نا کہ احتجاج کے خلاف وہ بول دیں گے تو ہمارا ایک نیریٹو بن جائے گا کہ انتشار پھیل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں, وہاں ایک بڑی ظالم حکومت تھی حسینہ واجد کی, وہ احتجاج ہوا بڑا زبردست اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے, اور بنگلہ دیش اس کے نتیجے میں آگے بڑھے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو جملے بول دیے, حکومت کی امیدوں کے برعکس کام ہو گیا. نارملی یہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے حکومت کی امیدوں کے برعکس ہو رہا ہے. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے آنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد کے اندر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. ورکر جو ہیں وہ بڑے چارج ہیں, ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو جا کر مل رہے ہیں,
बाज़ारों में, गलियों में लोग निकल रहे हैं, निकल कर एक दूसरे को दावत दे रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पे डी चौक पे आपने निकलना है, 4 तारीख को सब पाकिस्तानियों को बाहर आना चाहिए। तो एक तरफ ये कॉल दी गई है, जुम्मे का दिन होगा, और पूरे पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने कॉल दी है डी चौक इस्लामाबाद में। दूसरी जानिब जो अली नासर रिजवी हैं, IG इस्लामाबाद, उन्होंने पुलिस के साथ और आला सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं आने देंगे, और उन्होंने पूरा बंदोबस्त करने का फैसला किया है कि किसी सूरत किसी भी एहतजाज करने वाले को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में तो दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर से जो लोग निकलेंगे उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? तहरीक इंसाफ को 3 लाख से ज्यादा वोट सिर्फ इस्लामाबाद से पड़ गया। अब जिस शहर के अंदर आपके पास 3 लाख से ज्यादा वोटर मौजूद हैं, वो बाहर से तो लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है, और अगर बाहर से लोग आएंगे तो वो तो इजाफी नफरी आएगी, इजाफी लोग आएंगे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानी कैसे इस कॉल के ऊपर निकलते हैं, जहां पे नारा यह लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आइन की सरबुलंदी के लिए हम निकले हुए हैं, ये आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। बिलावल ने सहाफियों से गो के मुलाकात की है और वो लगातार इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या आसरा दिया हुआ है बिलावल को आइनी तरमीम के हवाले से। वो बेचारे हर जगह पे जा जाके कह रहे हैं कि हर सूरत में आइनी तरमीम लानी है। जो डाटा उनको दिया गया वो गलत है। जो सहाफ़ी बिलावल से मिले उनमें एक दो से बात की तो वो कह रहे हैं जी कि बिलावल को तो बेसिक्स का भी नहीं पता। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी बिलावल जरदारी को इस आइनी तरमीम का बेसिक्स का भी नहीं पता, वो इसके किसी मामले को प्रॉपर तरीके से अगर पूछा जाए तो डिफेंड ही नहीं कर सकते। देखें जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं ना वो टेक्निकल हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, काफी अरसे से मैं कोर्ट की चीजें रिपोर्ट कर रहा हूं आपके सामने, मुझे कोई समझ नहीं है। ये जो लोग कोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये बड़े टेक्निकल हैं, ये आइन को और कानून को समझते हैं। ये एक जज तो अपनी अदालत में होता है ना, तो ये हर जज की अदालत में होते हैं। वकीलों से ज्यादा ये अदालतों के अंदर जाते हैं, इनकी फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें होती हैं। तो कोर्ट रिपोर्टर जो है वो तकरीबन एक जज के लेवल का बंदा बन जाता है तजर्बे के साथ साथ। तो जब ये लोग बैठे हुए थे बिलावल के सामने, तो बिलावल का बड़ा सतही किस्म का नॉलेज था। जो 4 चीजें उनको पढ़ा दी गई थी वो उसी के बारे में बात कर रहे थे, और उनको बेसिक्स का भी नहीं पता था कि इसके असरात क्या होंगे, और उनको ये भी आइडिया नहीं है कि एक्चुअली वो करने क्या जा रहे हैं। और जो डाटा उनके पास है बिलावल के पास, वो भी कोई सही डाटा नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी कोई सूबाई सतह पे भी आईनी कोर्ट्स बनेगी, कोई फेडरल सतह पे भी एक आईनी अदालत बनेगी। अभी एक वफाकी वजीर ने मुलाकात की है, सदीक जान साहब ने यह खबर दी है। अब देखें ये प्रोपेगेंडा है, जानबूझकर फैलाया जा रहा है, या वफाकी वजीर ने सही खबर दी है। लेकिन 3 सहाफियों से उन्होंने ये कहा कि एक तो 8 अक्टूबर को आईनी तरमीम आएगी, यानी उन्हें यह पता है कि कादी फायद ईसा साहब 8 अक्टूबर से पहले पहले ये जो 63A का फैसला वो कर चुके होंगे। तो एक तो 8 अक्टूबर की तारीख वो दे रहे हैं कि आईनी तरमीम आएगी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि कादी फायद ईसा साहब आईनी अदालत के सरबराह होंगे, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो हुकूमत को बहुत पसंद है, और हुकूमत को लगता है कि वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये कहानी जनाब मार्केट में नहीं आई है। अब 3 रिपोर्टर्स को ये बात बताई गई, वहां से सदीक जान साहब को पता चली और उन्होंने इसको ट्वीट किया है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब आज तक की तारीख में बड़े मजबूत हैं। कादी साहब की एक्सटेंशन के इम्कानात लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अगर तो आईनी तरमीम हो गई तो फिर आप इस मुल्क में इंसानी हकूक को तो भूल जाएं, फिर आप भूल जाएं कि वकला की भी कोई इज्जत होगी इस अदालतों के अंदर। ये सारे मामलात अजीबोगरीब तरफ चल पड़ेंगे, और आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें हैं उनको जैसे जैसे वकला पढ़ते हैं, सियासतदान पढ़ते हैं, सहाफ़ी पकड़ते हैं, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि पाकिस्तान तो सरजमीन बेआइन बन जाएगा अगर ये वाली आईनी तरमीम हो गई तो। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें बांध ली हैं, तो मैं आपको क्लियर करूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो किसी लड़ाई किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चंद चीज़ें उनकी बड़ी क्लियर हैं। एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें अपने इदारे की इज्जत और एहतराम का बहुत एहसास है, वो अपने इदारे की स्पेस रीगेन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, वो हर सूरत इदारों के दरमियान जो तसादुम हो सकता है उस मुमकिना तसादुम से बचने की भी कोशिश करेंगे। किसी नई लड़ाई के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि कादी फायद ईसा साहब के मुकाबले में, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अभी सिचुएशन है उससे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े उम्मीदों के महल खड़े किए हुए, उस तरह तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंसाफ होना शुरू हो जाएगा और हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाए पीटीएम वाले मामले पे। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। मैंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा कि जी पीटीएम के ऊपर जो अटैक हुआ और
पुलिस ने जाकर किया और उनके खेमे जलाए, उनका एक क्लेम है, और उन लोगों के ऊपर डायरेक्टली शेलिंग की गई और वो लोग जख्मी भी हुए, बेहोश भी हुए। तो ये क्या हो रहा है? वो तो एक पीटीएम का एक प्रोग्राम है। मुझे जो सोर्सेज है, मैं अभी नाम कोट नहीं करता, लेकिन डायरेक्टली आप ये समझ लें कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट मुझे बता रही है। उन्होंने कहा जी नंबर एक ये है कि हमने पुलिस को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो मैंने कहा जी पुलिस ने खुद कैसे कर दिया? उन्होंने कहा जी हुआ ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2023 में ये इख्तियारात मजीद दे दिए गए थे फेडरल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी सूबे की पुलिस को अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकती है सर्टन केसेस में। तो ये उन्होंने केस बनाया जनाब कि ये मामला ये होने जा रहे हैं, लिहाजा इसको रोका जाए। तो वो पुलिस को यूटिलाइज कर रहे हैं उस कानून की मद में, नेशनल एक्शन प्लान की उस शिक की मद में वो पुलिस को उन्होंने यूज किया है। मैंने कहा जी आपका स्टांस क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि अभी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। अली अमीन गंडापुर को देखना पड़ेगा ना। देखें, अली अमीन जो इल्जामात पीटीएम के ऊपर लगाए हैं, इसी तरह के इल्जामात के मुकदमे अली अमीन गंडापुर के ऊपर दर्ज हैं। अब कल को अगर फेडरल गवर्नमेंट पुलिस को कहती है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लें, तो उसी शिक के तहत वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो सूबाई हुकूमत को यह देखना पड़ेगा कि उनकी डोमेन कहां तक है और फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन कहां तक है, और क्या कहीं कोई मुदाखलत तो नहीं हो रही। बहरहाल वो इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम देंगे। दूसरा, मुझे बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात हुई थी, ये पीटीएम का प्रोग्राम नहीं है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये प्रोग्राम नहीं है। हालांकि वो इसमें एक्टिव बहुत हैं, लेकिन वो अकेले एक्टिव नहीं है। ये है पश्तून कौमी जरगा, यानी PQJ। ये पश्तून कौमी जरगा है, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, ये बलूचिस्तान का भी है। बलूचिस्तान की जितनी पश्तून बेल्ट है, वहां से बहुत सारे सरदार, बहुत सारे मुशीरान, बहुत सारे जो एल्डर्स हैं वो आएंगे या अपने नुमाइंदों को भेजेंगे। इसी तरह जितनी कबायली बेल्ट है वो, और जितनी पश्तून बेल्ट है, वहां से बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पश्तून आएंगे। 3 दिन तक वो डाटा शेयरिंग करेंगे, और उसके अंदर जो उनका प्लान था वो ये था कि वो डाटा इकट्ठा करेंगे, उस डाटा के हिसाब से वो देखेंगे कहां कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर फाइनली वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और कोई उन्होंने हलफ भी लेना था कुरान पाक पे, और उसके बाद वो एक नई मूवमेंट शुरू करेंगे। अब इसको पहले से ही शायद प्रीएम्प्ट किया गया कि यहां से कुछ नेगेटिविटी ऐसी निकलेगी जिससे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई महाज खुल जाएगा। और उसके बाद आपने देखा जैसी स्ट्राइक उस जगह पे हुई है, अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब दोबारा कोई आएगा तो हम जवाब देंगे, जैसा कोई हमारे साथ सलूक करेगा हम वैसा ही करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान भी वहां पे पहुंच गए हैं, खुदा न खास्ता वहां पे कोई हादसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। अब इसमें जो जरगा है ना, इसके बारे में एक चीज मुझे मेरे 2-3 सोर्सेज ने बताई केपी से, गवर्नमेंट के जिस बंदे से बात हो रही थी उसने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी हमारी तो जंगों का फैसला जो है वो भी जरगे में हो जाता है, जंगों का फैसला भी जरगे में हो जाता है। लिहाजा जरगा तो हमारा एक ऐसा जरिया है जहां पे वो चीजें जिन पे क्लैश होने का खतरा होता है हम जरगे में बैठ के हल कर लेते हैं। बहुत सारे कबाइलियों की लड़ाई होती है, वो जरगों में हल हो जाती है। लिहाजा हम जरगा इसलिए बुला रहे थे कि पुरअमन तरीके से बैठ के हम इस्तेहकाम की तरफ जाएं, लेकिन इस जरगे को रोकना जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा में मेरी सोर्सेज से बातचीत हुई है। अब नाज़रीन 2 चीजें जाते जाते बताऊं, एक तो चूरन बेचा जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है। आप सारे लोग मुझे इस कमेंट के अंदर करके आप मुझे बताएं, इसी प्रोग्राम के नीचे, वीलॉग के नीचे, कि क्या वाकई में महंगाई कम हो गई है? आपने अपने घर के अंदर आने वाली चीजों में या उनकी कीमतों में कोई कमी देखी है? फिर मैं आपको बताऊंगा महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है, या ये आदाद शुमार का कोई एक अजीबोगरीब खेल आपके साथ खेला जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के वजीर दिफा की ज़हनी हालत देखें कि वो इमरान खान की तस्वीर शेयर करके इसराइल को जुगते लगा रहा है कि जी आयरन डोम की जगह ये आयरन ड्रम, और पता नहीं आप ये पहन लें तो इससे सीख लें। तो ये क्या चल रहा है? ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फौज इस तरह का वजीर दिफा डिजर्व करती है। ये पाकिस्तान की फौज को भी सोचना चाहिए कि उनका वजीर दिफा कैसा है, और ये हुकूमत फौज को क्या समझती है कि इस तरह का जोकर या इस तरह की जुगते मारने वाला बंदा जो है वो, उनको मैं अपने अल्फाज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मादरत चाहता हूँ, लेकिन देखिए ये काम तो उन्होंने ऐसा ही किया ना, एक जुगते मारी है उन्होंने, वो और जुगते ही मार रहे हैं लगातार वो। तो क्या हमारी मिलिट्री जो है दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक, वो डिजर्व करती है ऐसा वजीर दिफा? पता नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।